शुरू करते हैं री इंश्योरेंस। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो री इंश्योरेंस होता क्या है? मान लो एक बंदा है ना, ये गया एलआईसी के पास, एलआईसी से बोलता है भाई कि यार मेरे को, मैं 1 करोड़ का कवरेज चाहिए, ठीक है। एलआईसी केस पड़ेगा, अच्छा एलआईसी चाहता तो है इसको कवरेज देना, ये केस लेना, पर एलआईसी सोचता है यार इसको ना पूरे को रिस्क, अगर मैं पूरा रिस्क लेता हूँ अकेला तो मेरे को हो सकता है फ्यूचर में नुकसान हो जाए। तो एलआईसी जाता है कोई री इंश्योरेंस कंपनी के पास, री इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो इसके पास जाके बोलता है कि भाई देखो मेरे पास 1 करोड़ का केस है, मान लो 70 लाख तक मैं संभाल लूंगा, अगर इसके ऊपर कुछ आता है तो तुम दे देना 30 लाख का। तो इस तरह से क्या हुआ, इन्होंने जो एक पर्टिकुलर पूरा रिस्क आया था उसको डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा पार्ट आप संभालो बाकी मैं संभालूंगा, इस तरह की व्यवस्था को। यानी मैंने बेसिकली क्या किया है यहाँ पे मैंने जो ये रिस्क था उसको क्या किया, ट्रांसफर किया, ट्रांसफर ऑफ रिस्क। इसको क्या बोलते हैं बेसिकली टेक्निकल लैंग्वेज में सीडिंग, यानी ये सीडेंट है। कौन है ये? एलआईसी इस वक्त सीडेंट। एलआईसी ने क्या किया, अपना रिस्क को ट्रांसफर किया री इंश्योरेंस कंपनी को। तो इस पूरी व्यवस्था को बोलते हैं री इंश्योरेंस। मतलब जो मेरे पास एक रिस्क आया, ठीक है, इस पर्टिकुलर पर्सन का रिस्क आया एक इंश्योरेंस कंपनी के बाद, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा रिस्क खुद नहीं लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ा रिस्क आगे ट्रांसफर कर दिया, सीड कर दिया, ठीक है। उस इस पूरी व्यवस्था को अपन बोल देते हैं री इंश्योरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 3-4 एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज के, हालांकि है तो बहुत सिंपल ही। मान लो एलआईसी ने 50 करोड़ की पॉलिसी करी, कोई बंदा आया एलआईसी के पास, है ना, फिर से 50 करोड़ की पॉलिसी लेके कि भाई 50 करोड़ का कवरेज चाहिए मुझे। एलआईसी ने 50 करोड़ बहुत हाई है, एक काम करेंगे 40 करोड़ तक हम संभाल लेते हैं, इसके ऊपर का जो भी आएगा, हाँ, इसके ऊपर का जो भी आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, री इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इस व्यवस्था को अपन री इंश्योरेंस बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने देखा होगा अहमदाबाद के अंदर बहुत तगड़ा क्रैश हुआ, 4,000 करोड़ से ऊपर का क्लेम आ गया। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरेंस नहीं कराया होता तो उसका तो दिवाला निकल गया था। मान लो सबका एलआईसी है, वो 270 पेशेंट लोग मर गए, उन 270 लोगों का सबका सब सबका सबका इकट्ठा क्लेम आ गया एलआईसी के पास, एलआईसी का तो सत्यानाश हो जाएगा, पूरा पूरे साल का बिजनेस लॉस हो जाएगा। तो एलआईसी ने क्या कर रखा होगा, उनका री इंश्योरेंस करा रखा होगा कि अगर भाई प्लेन क्रैश में कोई मरता है उसका क्लेम मेरे पास आता है तो आधा थोड़ा पैसा तुम दे देना, ताकि मेरा जो ओवरऑल पूरा रिस्क मैं कवर नहीं कर रहा, मतलब मेरे मुझे मान लो 4,000 करोड़ का क्लेम आया है तो थोड़ा पैसा री इंश्योरेंस कंपनी, 3,000 करोड़ मैंने दे दिया तो 1,000 करोड़ री इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए, मुझे सहारा मिल जाए, मुझे मतलब पूरा पूरा लॉस इकट्ठा ना आ जाए मेरे सर पे। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो री इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, ये मैं पिछले 2 एग्जांपल से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या किया भाई मैंने रिस्क को, कि मान लो 100 रुपए का रिस्क था, 100 रुपए का तो 70 रुपए का मैंने रखा, 30 रुपए को मैंने री इंश्योरेंस को दे दिया। तो मैंने रिस्क को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। जैसे इन्होंने अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, वैसे इंश्योरेंस कंपनी ने अपना रिस्क री इंश्योरेंस कंपनी को पास कर दिया। इस पूरी व्यवस्था को क्या बोल देते हैं, री इंश्योरेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो रिस्क शेयर हो जाता है। दूसरा, प्रॉफिट स्टेबल। जैसे मान लो एक साल प्रॉफिट स्टेबल करना मतलब क्या होता है, मान लो एक साल में एक इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम आ गए भाई, ठीक है, अगले साल आए 0 या 10, फिर अगले साल आए 100, फिर 20। तो अब देख रहे हो यार एक फ्लक्चुएशन इतना तगड़ा बन रहा है, बहुत तगड़ा। फिर कम क्लेम आए, फिर बहुत ज्यादा क्लेम आए, फिर कम क्लेम आए। तो इससे क्या हो रहा है यार, प्रॉफिट और लॉस का कोई मैं अनुमान ही नहीं लगा पा रहा, मैं स्टेबिलिटी ही नहीं मिल पा रही मुझे, कि भाई कभी तो बहुत नुकसान हो रहा है, जिंदगी में अप्स एंड डाउन लगे पड़े हैं, क्या करे भाई। तो री इंश्योरेंस के पास चले जाओ, कि अगर जब आपके पास 100 तक क्लेम आ रहा है तो आप एक थ्रेशोल्ड बना दो कि 50 तक के ऊपर जाएगा तो तुम संभालोगे। तो क्या होगा, आप देख रहे हो एक कंसिस्टेंसी आ रही है कि हाँ भाई इसके ऊपर का क्लेम आप संभाल रहे हो, तो एक एक आपका जो ओवरऑल लॉस जा रहा था वो इतना नहीं जा रहा अब। पल्ले बढ़ रही है, आगे बढ़ते हैं यार। अब जैसे मैं मानता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक और तीसरी चीज क्यों चाहिए होता है भाई, मान लो एलआईसी को एक 100 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मिला। अब देखो कि भाई ये आया है ना, एलआईसी के पास 100 करोड़ का नया प्रोजेक्ट लेके, अब ये कोई नई चीज है, मतलब मान लो ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले लोग हैं, है ना। अब देखो 100 करोड़ पैसा तो बहुत अच्छा है, एलआईसी चाहता तो है, पर अब ये न्यूक्लियर वाले में काम करते हैं, रिस्क भी है। तो एलआईसी ने क्या किया, अब देखो, अब अगर एलआईसी ने सोचा कि यार 50 करोड़ मैं लेता हूँ, 50 करोड़ री इंश्योरेंस से देता हूँ, तो नया कोई बड़ा बिजनेस आ रहा है, उसको उसको कवरेज करने का एक इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिल रहा है, एक ताकत मिल रही है कि भाई हाँ,
कोई नया बड़ा बिजनेस आ रहा है, उसको मैं संभाल सकता हूँ, उसको मैं झेल सकता हूँ कि मेरा आधा रिस्क तो कवर है ना यार, आधा ही मैं दे रहा हूँ, तो ठीक है मैं झेल लूंगा, कोई बात नहीं। इस तरह की व्यवस्था इंश्योरेंस की वजह से होती है। नेक्स्ट, कैपिटल की वजह। मान लो शुरू शुरू में आप देखो, कोई भी पॉलिसी बेचते हो तो इनिशियल फेज में खर्चा ज्यादा होता है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। कोई भी नई पॉलिसी बेचते हैं तो शुरू शुरू में खर्चा ज्यादा होता है कि हाँ भाई मार्केटिंग करनी पड़ रही है ना, कोई नया प्लान आया उसकी मार्केटिंग करनी पड़ रही है, पैम्पलेट वगैरह छापने पड़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सब कुछ। एक बार बिकना शुरू हो गई तो वो तो अलग बात है, ठीक है, शुरू शुरू में बता रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे मान लो LIC ने जीवन शांति प्लान लॉन्च किया, ठीक है। अब भाई चाहते, अब लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, पहले कोई एम्बेसडर शाहरुख खान को लगाना पड़ेगा, वहां पे पैसा खर्च हो रहा है, फलाना जगह खर्च हो रहा है, दिमाग का जगह खर्च हो रहा है। एक बार लॉन्च हो गया फिर तो चलो ठीक है, चलने लग गया, लोगों को पता चल गया, तब तो ठीक है। शुरू शुरू में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो उस खर्चे को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनिशियल जो कैपिटल की बचत लीगल करना चाहिए, इनिशियली खर्चे को, जो नए प्लान को कभी हम लॉन्च करते हैं तो इनिशियल खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको बचाने के लिए री इंश्योरेंस काम आ जाता है कि हाँ भाई शुरू में खर्चा ज्यादा आ रहा है तो थोड़ा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगला, अब देखो मान लो यार क्या होता है, री इंश्योरेंस में ना बहुत ही एक्सपर्ट टीम बैठती है, चेक करती है ना कि भाई मान लो ये लेके पहुंचा, भाई ये कर दो, ये देखेगी ना ले नहीं ले क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठते बहुत एक्सपर्ट लोग। मान लो अब कोई ये कोई इंश्योरेंस कंपनी थी, है ना, अब उसने सोचा भाई हम स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंश्योरेंस कर देते हैं। तो भाई ये इन्होंने 50 केस लेके आए, है ना। अब 50 केस पहले इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरेंस को पूछा कि भाई आप कर दोगे क्या। अब री इंश्योरेंस देखेगा यार स्पेस ट्रेवल है, ये तो बता रिस्की है, कम रिस्की है, तो इनके पास क्या है, एक्सपर्ट नॉलेज है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग होते हैं बेसिकली। री इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी प्रोफेशनल कंपनी होती है कि जो इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस कर रही है, तो पढ़े लिखे लोग होंगे ना यार बहुत ज्यादा, तो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलती है कि आप नई एक इंश्योरेंस कंपनी खुली है, उसको एक टेक्निकल एक्सपर्टीज मिल जाएगी कि हाँ भाई वो चेक कर लेगी कि हाँ ये ले रहा है, अगर ये री इंश्योरेंस कवर कर रहा है तब तो दे देते हैं, नहीं कर रहा नहीं करेंगे। तो उसने क्या किया, जो टेक्निकल टीम उसको बिठानी पड़ती है उसकी जगह री इंश्योरेंस को देती है, री इंश्योरेंस के बाद ऑलरेडी एक टेक्निकल टीम है वो चेक करके बता रही है। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से चीजें और आसान होगी। अब देखो री इंश्योरेंस के दो टाइप होते हैं यार, यही समझ लो क्या होता है। मान लो री इंश्योरेंस के दो टाइप क्या होता है। सबसे पहले आता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का क्या मतलब होता है कि भाई देख लो ये 5 लोग हैं, 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों की, इसकी एज है 50 साल, इसकी एज है 30 साल, इसकी एज है 25 साल, इसकी एज है 60 साल, इसकी एज है 65 साल, ठीक है। ये पांचों लोग जाना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट। कहाँ जाना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट। पर ये चाहते हैं कि भाई हमारा हमें ना हमारा जो हम जा रहे हैं ये रिस्क हमारा कवर हो जाए, ठीक है। अब देखो ये गए LIC के पास, LIC ने बोला, LIC को बोला कि भाई हम पांचों को कवर करना है। LIC गई री इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब देखो अगर री इंश्योरेंस कंपनी देख रही है, अब री इंश्योरेंस कंपनी देखेगी यार ये 60 का ये मरेगा साला, ये भी मर सकता है, माउंट एवरेस्ट जा रहे हो यार आप मर सकते हो, इन तीनों को हम कवर कर देंगे। तो री इंश्योरेंस ने क्या किया, चूज किया कि भाई मेरे पास 5 केस हैं, 5 में से मुझे 3 ही रखने हैं, दो रिजेक्ट कर दिए मैंने। तो नाउ आई एम गिविंग द, अब ये और फैकल्टेटिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज बड़े केसेस में आता है, जो बड़े रिस्क के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक ऑप्शन दे रहा हूं, री इंश्योरेंस कंपनी को ऑप्शन दे रहा हूं, इसलिए उसको ऑप्शनल री इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एक ऑप्शन दे रहा हूं री इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई इस सारों में से जो आपको चूज करना है ले लो, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव, ठीक है। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल दे देता हूं कि हाँ भाई जैसे मान लो ये 3 अलग अलग जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए मैंने, न्यूक्लियर प्लांट 1, न्यूक्लियर प्लांट 2, न्यूक्लियर प्लांट 3, है ना। ये भाई गए एक इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब वो बोलेंगे कि भाई ये है पानी के पास, ये पहाड़ों में है, और ये अंडरग्राउंड है, ठीक है, अंडरग्राउंड है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट है मेरे पास, है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास गए भाई हमें कवर कर दो, इंश्योरेंस कंपनी गई री इंश्योरेंस के पास। अब री इंश्योरेंस देखिएगा यार पानी वाले में रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी फैलते हैं न्यूक्लियर, ठीक है, तो इसको हटा दिया। पहाड़ों में ठीक है, अंडरग्राउंड है तो सबसे बेस्ट है, तो उसको इन दोनों को ले लिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो री इंश्योरेंस ने क्या किया, चूज किया। अगर मेरे को चूज करने का मौका मिल रहा है कि हाँ भाई मेरे पास 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई एक या 2 जो आपको पसंद आ रहा है कि हाँ भाई ये केस सही है, फिजिबल है, री इंश्योरेंस कंपनी को फिजिबल है, यहाँ पे री इंश्योरेंस कंपनी बाध्य नहीं है कि हाँ भाई सारे केसेस ही लेने हैं मुझे, इस तरह की इंश्योरेंस को बोलते हैं फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, ठीक है। हर बड़ा या छोटा रिस्क री इंश्योरेंस को भेजा जाता है कि हाँ भाई ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये री इंश्योरेंस को रिस्क भेज रही है,
ये चूज कर रही है कि हाँ भाई, ये री इंश्योरेंस कंपनी चूज कर रही है कि हाँ भाई लूं तो ठीक है, नहीं लूं तो ठीक है। इस तरह की री इंश्योरेंस को बोलते हैं फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटी। ट्रीटी मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि हाँ भाई आप ये मान लो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन या एलआईसी ले लो, एलआईसी है और ये एक री इंश्योरेंस कंपनी है। अब भाई आपने ट्रीटी कर ली है, अब ये पांचों के पांचों रिस्क आप बाध्य हो, लेना ही है, ऑब्लिगेटरी है, आपको लेना ही है हर हालत में। ट्रीटी साइन कर दी है। ट्रीटी का मतलब होता है जहां पे भी आप इस तरह के टर्म बोलोगे ना, ऑटोमेटिक, द मोमेंट इसने लिया तो इसको मिल ही गया, इसका भी हो गया वो रिस्क कवर, इसको भी देना पड़ेगा कुछ ना कुछ पार्ट। तो इस तरह की चीज ऑटोमेटिक, प्री डिसाइडेड, कि भाई पहले से ही डिसाइड है कि हाँ भाई मेरा कोई भी, आपके पास कोई भी रिस्क आए मैं लूंगा ही लूंगा। इस तरह के इंश्योरेंस को बोलते हैं ट्रीटी। ट्रीटी में मतलब दो इंश्योरेंस फर्म के बीच में, इसने और एक इंश्योरेंस फर्म और एक री इंश्योरेंस फर्म के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कि इसके पास जो भी रिस्क आएगा वो उसको लेना ही पड़ेगा, बाध्य है। चाहे वो उसकी ये चाहे 30 साल का हो, चाहे ये 50 साल का हो, चाहे ये 90 साल का हो, इसने साइन करा है तो इसको लेना ही पड़ेगा, सारा रिस्क कवर शेयर करना ही पड़ेगा वो रिस्क। इस तरह के इंश्योरेंस को क्या बोलते हैं अपन? ट्रीटी इंश्योरेंस बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एलआईसी ने एक रूल बना दिया कि 1 करोड़ के ऊपर का जो भी आएगा, चाहे वो 30 साल के बंदे का केस है चाहे 70 साल के बंदे का केस है, आपको लेना ही है। तो ऑटोमेटिक ऑटो री इंश्योरेंस हो रहा है। तो वर्ड याद है ना, ऑटो, प्री डिसाइडेड। ट्रीटी के लिए ये शब्द काम आते हैं। ऑटो हो गया, प्री डिसाइडेड हो गया, ऑब्लिगेटरी हो गया। वो ऑप्शनल था, फैकल्टेटिव ऑप्शनल है, ध्यान रखना। ये ऑब्लिगेटरी, इस की ये ट्रीटी को अपन इस इन सिनोनिम्स की जैसे यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस के टाइप यार देखो, इंश्योरेंस के दो मेन टाइप होते हैं, प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल। ठीक है, री इंश्योरेंस के दो टाइप होते हैं, प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में क्या हो, दो तरह के होते हैं। प्रोपोर्शनल में दो होते हैं, कोटा शेयर और सरप्लस। समझते हैं क्या? ठीक है, अभी अपन नॉन प्रोपोर्शनल पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन प्रोपोर्शनल पे खेल रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कोटा शेयर क्या होता है भाई? एक सेकेंड, हाँ, क्या हो गया ये? हाँ, शुरू करें। तो देखो, सबसे पहले अपन शुरू करें कोटा शेयर। कोटा शेयर क्या होता है भाई कि मैंने, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो एलआईसी, इसने एक री इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है। इसने बता दिया कि भाई मैं जो भी क्लेम आएगा उसका 30% आपको कवर देना है, आपको रिस्क ट्रांसफर करूंगा। तो मान लो 100 रुपए का क्लेम आता है, 100 रुपए का रिस्क आता है, तो 70 रुपए एलआईसी का रिस्क रहेगा, 30 रुपए री इंश्योरेंस कंपनी का। पहले से ही परसेंटेज, कोटा शेयर बेसिकली, कोटा यानी परसेंटेज, कितने परसेंट, इतने परसेंट का शेयर आप रखोगे, इतने परसेंट का शेयर हम रखेंगे। तो उसी हिसाब से क्लेम डिसाइड होता है कि मान लो 100 रुपए का क्लेम है तो 7 रुपए एलआईसी रखेगी, 3 रुपए ये रखेगी, 10 रुपए का क्लेम है तो इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य है कि जैसे अब मान लो मैंने पहले से डिसाइड कर दिया कि 40% रिस्क इंश्योरेंस देगा, कवर, इंश्योरेंस कवर करेगा, री इंश्योरेंस 40% रिस्क कवर करेगा। मान लो ये एलआईसी है, री इंश्योरेंस है, हमने बोल दिया कि भाई 60% का रिस्क हम करेंगे, 40% का रिस्क आप करोगे। तो अब जैसे मान लो 10 लाख का केस आया, 10 लाख का केस में 6 लाख का क्लेम एलआईसी देगा, 4 लाख का क्लेम ये देगा, री इंश्योरर। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कोटा शेयर में मैंने शेयर पहले से डिसाइड कर लिया कि इतने परसेंट का शेयर मेरा, उतने परसेंट का शेयर आपका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पक्का समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक टर्म याद रखना यार, बार बार रह रहा कि आपकी आएगी, वो टर्म है, मान लो पहले देख लेते हैं सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने पहले ही बता दिया कि भाई 5 लाख है मेरी औकात, इसके ऊपर जो भी जाएगा वो आप समझना। 5 लाख है मेरी औकात, मतलब इसको बोलते हैं रिटेंशन लिमिट, कि भाई मैं बस 5 लाख तक का जो भी क्लेम आएगा ना उसको झेल सकता हूँ, रिस्क आएगा उसको झेल सकता हूँ, उसके ऊपर का जो भी आएगा वो आप संभालो री इंश्योरेंस में। तो मान लो रिटेंशन लिमिट मतलब मेरी औकात, ये एलआईसी है ना, इसके पास 100 करोड़ का क्लेम आया, एलआईसी ने पहले बोल दिया भाई मैं, मेरी औकात है 50 करोड़ की, यानी रिटेंशन लिमिट मतलब वो लिमिट जब तक मुझे री इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, उस
यानी मुझे इस पैसे तक, ये इतना पैसा मैं खुद चुका दूंगा, इतनी मेरी औकात है, मुझे री इंश्योरेंस के पास नहीं जाना, इतने तक मैं संभाल लूंगा, उसके ऊपर है भाई तो तू संभाल लेना यार। तो एलआईसी ने बोला भाई 50 करोड़ मेरी रिटेंशन लिमिट है, इसके ऊपर जो भी आएगा वो री इंश्योरेंस संभालेगा। तो मान लो 100 करोड़ का क्लेम आया, 50 करोड़ एलआईसी ने दे दिए, उसके ऊपर का जो है वो 50 करोड़ री इंश्योरेंस ने दे दिया। ठीक है, इस तरह से व्यवस्था। अगर मैंने क्या किया, मैंने पहले ही प्री डिसाइड कर दिया कि भाई मेरे औकात एक अमाउंट कि 10 लाख तक का मेरा औकात है, 12 लाख का क्लेम आया तो 10 लाख मैं दे दूंगा, 2 लाख आप चुकाओ। तो इस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं सरप्लस इंश्योरेंस। कोटा शेयर में क्या हुआ था, मैं परसेंटेज फाइनेंस कर रहा था कि 20% मेरा, 30% तेरा, इस तरह से परसेंटेज फाइनेंस कर रहा था। यहां मैंने पहले अपनी लिमिट बता दी कि मेरी मैक्सिमम औकात ये है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यार कहीं जाते हो ना कि भाई घूमने जा रहे हो दोस्तों के साथ, आपने बोल दिया भाई देख 10,000 रुपए तक है मेरे पास, अभी 10,000 तक का खर्चा मैं कर दूंगा, उसके ऊपर जो भी आएगा वो तू संभालेगा। इस तरह की व्यवस्था कि मैंने अपनी अपर लिमिट पहले ही बता दी भाई, मैं इतना ही है मेरी मैक्सिमम रिटेंशन लिमिट, इतना ही मैं झेल सकता हूँ, उसके ऊपर जो भी आएगा वो आप संभालो। समझ में आ गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये भी अपन देखेंगे। नॉन प्रोपोर्शनल, अभी तक जो भी अपन पढ़ रहे थे ना प्रोपोर्शनल में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्लेम रिस्क सब बराबर प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब यहाँ पे आता है कि भाई नॉन प्रोपोर्शनल होता है बड़े लॉस से बचने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बड़े लॉस से बचने के लिए। देखो छोटे छोटे क्लेम्स जो आएंगे वो तो कंपनी खुद दे देगी, बड़ा क्लेम इकट्ठा आ गया तो कंपनी को नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें री इंश्योरेंस तभी पैसा देता है, देखो इसमें भी वैसा ही है कि हाँ भाई मैं अपनी औकात बता देता हूँ कि भाई मेरी औकात है 10 करोड़, इसके ऊपर का जो भी आएगा वो आप दोगे। जैसे मैंने अभी सरप्लस में बताया ना, वही 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 काम मैं यहाँ पे भी करता हूँ कि भाई मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी अपर लिमिट ये है, रिटेंशन लिमिट ये है, इसके ऊपर का जो आएगा वो आप दोगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने डिसाइड कर लिया 10 लाख तक का लॉस मैं खुद संभालूंगा, उसके ऊपर जो भी आएगा वो आप संभालना। तो अगर क्लेम 8 लाख का आया तो कंपनी पूरा पैसा दे देगी। 15 लाख का क्लेम आया मान लो तो कंपनी बोलेगी 10 लाख मैं दे रही हूँ, ठीक है 5 लाख भाई आप संभालो री इंश्योरेंस। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने अपर लिमिट अपनी जो अपर लिमिट है उसको फाइनलाइज कर दिया कि भाई इससे इस लिमिट तक जो भी आएगा वो मैं संभालूंगा 10 करोड़ 10 लाख तक का, इसके ऊपर जो भी जाएगा वो आप दीजिए। ये सरप्लस में भी यही बोला था मैंने और यहाँ पे भी मैंने यही बोल रहा हूँ। तो अंतर क्या है भाई, अंतर तो समझो। मतलब आप यही बोल रहे हो ना, सरप्लस में भी आपने अपर लिमिट बता दी, नॉन प्रोपोर्शनल में भी आपने अपर लिमिट बता दी, तो डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में वो भी अपन समझते हैं। उससे पहले ना एक दो छोटे से टर्म और सुन लो, दो कड़ी के टर्म से क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि हाँ भाई मेरी औकात कंपनी ने पहले बता दी 10 लाख की औकात है मेरी, है ना। अब मैं आपको समझाऊंगा अभी, सरप्लस में भी यही अपर लिमिट पहले से बता दी, नॉन प्रोपोर्शनल में भी अपर लिमिट मैं बता रहा हूँ पहले से ही। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं 1 मिनट में बताऊंगा, पहले इसके जो टाइप है वो 1 मिनट सुन लो खाली। कि भाई मैंने बता दी मेरी 10 लाख तक की लिमिट है, 10 लाख के ऊपर का जो भी खर्चा होगा वो री इंश्योरेंस कंपनी देगी, है ना। तो ये ऊपर का खर्चा है ना, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ लॉस। कि भाई ये मेरा टोटल था, ये मैंने 10 लाख तक का मैंने अपर लिमिट सेट कर दी, 50 लाख का क्लेम है तो जो 40 लाख रुपए जो री इंश्योरेंस कंपनी दे रही है ना कि हाँ भाई मेरी इसके ऊपर जो भी आएगा वो आप दोगे, एक्सेस ऑफ लॉस यानी इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जो भी लॉस आएगा वो आप संभालोगे, उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है भाई, मैंने पहले ही बता दिया, अभी आपको ऊपर बताया था कि हाँ भाई अगर स्टॉप लॉस क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस कि भाई मैंने पहले से प्री डिसाइड कर दिया कि भाई ये मेरा है ना, 100 क्लेम तक मैं दे दूंगा, इसके ऊपर का जो भी आएगा वो आप संभालोगे, क्योंकि 100 के ऊपर अगर मैं पहुंच गया तो मेरे को लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि 100 तक तो मैं दे दूंगा क्लेम, 100 के ऊपर कोई भी रिस्क या क्लेम आता है 100 क्लेम तक तो मैं संभाल लूंगा, 100 क्लेम के ऊपर कुछ भी आएगा वो आप संभालोगे, ताकि मैं लॉस में ना जाऊं। तो बेसिकली स्टॉप लॉस क्या हुआ कि मैंने एक लिमिट सेट कर दी कि साल भर के अंदर अगर 1 साल के अंदर 100 क्लेम आए मान लो, तो 100 क्लेम तक तो मैं संभाल लूंगा, इसके ऊपर जो भी आएगा वो आप संभालोगे। तो मैंने दो चीजें बढ़ाई आपको, एक्सेस ऑफ लॉस यानी रिटेंशन के ऊपर का जो पैसा जो कंपनी देती है उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ लॉस, है ना भाई। और स्टॉप लॉस यानी मैंने एक पूरे साल में मैंने बोल दिया कि अगर 100 क्लेम तक आए तब तक मैं पैसा दे दूंगा, 100 क्लेम के ऊपर कुछ भी आ रहा है तो भाई री इंश्योरेंस आप संभालो यार, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेन चीज कि भाई अंतर क्या है इसमें, सरप्लस में भी मैं अपर लिमिट सेट कर रहा हूं, है ना भाई। सरप्लस में भी मैंने बोला कि एक मेरी औकात 10 लाख तक की है, इसके ऊपर जो भी है वो संभालो। नॉन प्रोपोर्शनल में भी यही कह रहा हूं। तो इन दोनों में अंतर समझते हैं, कैसे समझते हैं देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लो एक पिज्जा है ना भाई, ये पिज्जा है मेरे पास, मैंने बोला भाई मैं 4 स्लाइसेस खा सकता हूँ अच्छे से, है ना।
मैं 4 स्लाइसेस, 1 2 3 4, आपके 3 दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, मैं 4 स्लाइसेस खा सकता हूँ। उसके बाद अब ये जो बाकी के 1 2 3 4 5 6 बराबर कर देते हैं, बाकी दोस्तों में दुश्मनी ना हो जाए, ठीक है। तो 2 स्लाइस तू ले ले भाई, 2 स्लाइस तू ले ले भाई, 2 स्लाइस तू ले ले भाई। मैंने क्या किया, जितनी मेरी औकात है 4 खा सकता हूँ मैं, 3 4 4 मैंने खा लिए पिज्जा के स्लाइस। उसके ऊपर जो बचे मतलब मान लो मेरे पास कितने स्लाइस है, टोटल 10 स्लाइस है ना, 10 में से 4 स्लाइस मैंने खा लिए। अब जो बचे हुए 6 स्लाइसेस है, दो दो बराबर बराबर बांट दिया मैंने दोस्तों के बीच में। तो मैंने क्या किया, प्रोपोर्शन में डिवाइड किया, एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में अपने जो बाकी के जो मेरे रिस्क था उसको डिवाइड किया है। उसी प्रोपोर्शन में ये मेरे दोस्त मुझे पैसा दे देंगे कि भाई, वैसे नहीं देंगे पर वैसे बता रहा हूँ हाइपोथेटिकली, कि भाई मान लो 1000 रुपए का पिज्जा था, तो तुमने 400 रुपए का खाया, तो 200 रुपए तू मेरे से ले ले, 200 रुपए तू मेरे से ले ले, इस तरह से, है ना। यानी 1000 रुपए का क्लेम है तो 400 रुपए का क्लेम तू दे दे, 200 रुपए तू इधर से देगा, 200 रुपए ये क्लेम देगा, 200 रुपए का क्लेम ये देगा। प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा हूँ, ये होता है सरप्लस, कि भाई इक्वल प्रोपोर्शन में मैंने रिस्क को कवर डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और नॉन सरप्लस क्या होता है, ओ यानी नॉन प्रोपोर्शन में क्या आता है, वही बता देता है आपको। नॉन प्रोपोर्शन में आया कि भाई देखो, नॉन प्रोपोर्शन में क्या किया मैंने, नॉन प्रोपोर्शन में यही सेम पिज्जा वाला एग्जांपल ले लूंगा। मैंने 10 टुकड़े तोड़ दिए इसके, है ना, मैंने बोला 1 2 3 4, 4 टुकड़े मैंने काट दिए, भले मेरे 2 3 दोस्त हैं। उसके बाद तुम मरो, भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने मेरा हिस्सा ले लिया। अब जो ये 6 स्लाइसेस है, तुम कैसे भी काटो, कैसे भी काटो, मरो, मुझे नहीं पता, तू 1 ले या तू 5 ले या तू 6 ले ले, मुझे कोई लेना देना नहीं है, प्रोपोर्शन वगैरह कुछ नहीं है, मेरा रिस्क कवर हो जाए बस, मुझे नहीं पता, तुम तीनों के बीच में मुझे नहीं पता, कैसे भी करो, मुझे मेरा पैसा दे दो आप। वहां पे मैं बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, 2 13 2 13 2 13, इस तरह से। यहाँ पे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी तैसी करो। तो ये डिफरेंस होता है सरप्लस और नॉन प्रोपोर्शन के अंदर। अपर लिमिट तो दोनों में डिसाइड हो जाती है कि हाँ भाई ये मेरी अपर लिमिट है, 10 लाख है तो 10 लाख है, ये अपर लिमिट मैंने प्री डिसाइडेड है। अपर लिमिट के बाद भी जो बचा हुआ पैसा जो दे रहे हैं ना, रिटेंशन लिमिट के ऊपर के जो स्टॉप लॉस, एक्सेस ऑफ लॉस वाला अमाउंट है, वो भी अगर मैं इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो वो उसको बोलते हैं सरप्लस। और उसको मैं भाड़ में जाऊँ, नॉन प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो उसको बोल देते हैं नॉन प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अगला सिंपल सी चीज है, री इंश्योरेंस प्रीमियम, कि भाई अगर 100 रुपए का है, 60 रुपए का 60% तुम रख रहे हो, 40% तुम रख रहे हो, तो क्लेम का पैसा भी तुम्हें इसी हिसाब से मिलेगा, 60 रुपए तुम्हें मिलेगा, 40 रुपए तुम्हें मिलेगा। मान लो 10,000 का क्लेम आता है तो 6,000 आप दोगे, 4,000 आप दोगे। इस तरह से री इंश्योरेंस काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, मैंने आपको एक्सेस ऑफ लॉस समझाया था, है ना। एक्सेस ऑफ लॉस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक रिटेंशन लिमिट है ना, कि हाँ भाई 10 लाख तक की रिटेंशन लिमिट है, उसके बाद 40 लाख 50 लाख का क्लेम है मान लो, है ना, तो 40 लाख आप दोगे, है ना। अच्छा रिटेंशन एक्सेस ऑफ लॉस, इसको ये जो इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ लॉस, है ना। ये मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया। कभी कभी क्या होता है यार, कुछ सिनेरियोज में ये मतलब ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको जबरदस्ती का, कि इसी का ही एक स्पेशल टाइप होता है कि अगर मैं फिक्स कर दूं एक्सेस ऑफ लॉस, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने 50 लाख तक का एक्सेस लिस्ट आपका कवर कर रहा हूं मैं, एक्सेस ऑफ लॉस 50 लाख का। अब अगर आपका मान लो 57 लाख तक का आ गया, तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो 7 लाख है ना, ये अब आप भरो, मेरा मेरा मैंने एक्सेस ऑफ लॉस फिक्स करके 50 लाख तक का। हालांकि इतना काम का नहीं है, बस सुन लो कि हालांकि क्या होता है, कि आपको ये समझ में आ गया ना रिटेंशन लिमिट एक्सेस ऑफ लॉस क्या होता है। इसके ऊपर अगर मैंने एक्सेस ऑफ लॉस भी फिक्स कर दिया, उसके ऊपर का कुछ भी क्लेम जाएगा तो वो मैं इंश्योरेंस कंपनी से लूंगा। समझ में आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं, ये काम का नहीं है वैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क, इसको मैं पूरे एक डेडिकेटेड चैप्टर है अपना आखिरी का, उसमें तो पढ़ेंगे ही। अभी भी सुन लो यार, कहानी है, छोटी सी कहानी, सुनते जाना। मान लो भाई मेरे पास, मैंने इंश्योरेंस कंपनी खोली, नाम अपना फेवरेट LIC, ठीक है, और ये री इंश्योरेंस कंपनी है ना। अब भाई मेरे पास 100 लोग आए कि भाई 100 पीपल, भाई हमें कवर कर दो, हमें कवर कर दो, ठीक है। कितने का कवर चाहिए भाई आपको? सबको 1 करोड़ का कवर चाहिए। LIC ने सोचा यार सबका री इंश्योरेंस करा लो भाई। LIC ने री इंश्योरेंस को बोला भाई मेरे 100 लोग आ रहे हैं, सबका 1 करोड़ का री इंश्योरेंस कर दो भाई, ठीक है। तो भाई ये यहाँ पे जैसा जो पैसा इसने दिया वही पैसा LIC को इधर देना पड़ गया। तो LIC ने क्या क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया।
तो भाई पैसे LIC को भी तो पैसा चाहिए था ना, इस इनके क्लेम का पैसा आना चाहिए था, LIC कि इनके प्रीमियम का पैसा मिलना चाहिए था। LIC के पास कुछ पैसा ही नहीं आया, LIC ने पूरा के पूरा एज इट इज कॉपी फॉरवर्ड कर दिया। तो भाई इसको भी अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को पैसे देना है ना, वो पैसा इन्हीं यहीं से तो मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि मैंने पूरा का पूरा रिस्क अगर आगे ट्रांसफर कर दिया तो भाई मेरे पास खुद के पास पैसा नहीं बचा, मैं उतना ही रिस्क ट्रांसफर करूंगा, मैं उतना ही रिस्क ट्रांसफर करूंगा ताकि मेरे पास भी पैसा बच जाए, मैं उतना ही रिस्क ट्रांसफर करूंगा जितना मेरे पास भी पैसा बच जाए। यार आप मानो ना 100 रुपए का रिस्क आया, आपने 100 रुपए का रिस्क इधर ट्रांसफर कर दिया, तो जो ये 100 रुपए के रिस्पेक्ट में आपको पैसा मिलना चाहिए, वो 100 रुपए के रिस्पेक्ट में आपको पैसा इनको मिल रहा है, तो आप तो बिल्कुल बीच में बैठ गए ना, किसी काम के नहीं रहे आप। तो इस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ री इंश्योरेंस, यानी पैसे का रिस्क, कॉस्ट का रिस्क, कि हाँ भाई मेरे पास कुछ खुद के पास कुछ पैसा नहीं बच रहा, जो मेरे पास आया वो मैंने एज इट इज आगे भेज दिया, मेरे पास खुद के पास कुछ नहीं बचा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसी वजह से कि भाई कितना रिस्क ट्रांसफर करना है, कितना रिस्क अगर LIC के पास आ रहा है तो कितना री इंश्योरेंस को देना है, ये भाई बहुत सोच समझ के देखना पड़ता है कि भाई ताकि मेरा कॉस्ट तो निकल जाए, कि हाँ मेरे खुद कंपनी चला रहा हूं, मेरे पैसे तो निकल जाए, कि मैंने एज इट इज आगे भेज दिया तो क्या करूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, काउंटर फैक्ट्री। मान लो भाई LIC ने लक्ष्मी चिट फंड, लक्ष्मी चिट फंड नाम का कोई री इंश्योरेंस खोला, LIC ने पूरा का पूरा पैसा री इंश्योरेंस इसको 100 लोगों ने बोला, अब 100 लोगों ने पैसा LIC को दिया, LIC तो सोचा कि हाँ भाई 50% रिस्क मैं लेता हूँ, 50% इस लक्ष्मी चिट फंड को दे देता हूँ, तो भाई ये डूब गई। अब लोग आके बोलेंगे भाई हमने तो आपको पैसा दिया था ना, लोगों का काम है, लोगों का इतना इंटरेक्शन रहता है, उनको भाड़ में री इंश्योरेंस, उनको कोई लेना देना नहीं है। अब ये सब गए LIC के पास, LIC के पास जाके बोलते भाई पैसा, अब ये लक्ष्मी चिट फंड खुला था, ये बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, डूब गया, लूट गया, पैसे लेके भाग गया। तो इस तरह की सिचुएशन में भी एक बहुत बड़ा रिस्क है इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इंश्योरेंस कंपनी को बहुत सोच समझ के देख दाख के अपना रिस्क आगे ट्रांसफर करना चाहिए, कि कहीं अगर री इंश्योरेंस बैंकरप्ट हो गया या तो पॉलिसी होल्डर को, तो इनको तो पैसा LIC को देना है ना, तो इसलिए हमेशा रिलायबल, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर री इंश्योरेंस ढूंढना चाहिए। इसको बोलते हैं काउंटर पार्ट का रिस्क, कि हाँ कहीं फर्जी फर्जी री इंश्योरेंस कंपनी ना निकल जाए, पता चले आज हम पैसा दिया री इंश्योरेंस के कवर करने के लिए, वो बैठ के भाग गई, तो क्लेम का जो प्रीमियम का पैसा आया हमने वो 50% आगे ट्रांसफर कर दिया और वो पैसा लेके भाग गई, और गलती से कल को कोई क्लेम आ जाता है तो पूरा पैसा मेरे को ही देना पड़ेगा LIC को। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं भाई। लीगल रिस्क। भाई क्या होता है यार, इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी बहुत पैथेटिक होती है, बहुत पैथेटिक। तो अगर एक मान लो LIC और एक री इंश्योरेंस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कि मान लो ट्रीटी हुई है, ठीक है, ट्रीटी समझ गया कि जो रिस्क आएगा वो एज इट इज यहाँ पे भेज रहे हैं हम, तो एक ट्रीटी साइन हुई है ना। अब इसकी टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज बहुत ही एम्बिग्यूअस होती है, समझ में ही नहीं आती, जैसे अपनी बुक की लैंग्वेज है, नहीं आ रही समझ में। तो इस सिचुएशन में जो रिस्क आता है उसको बोलते हैं लीगल रिस्क, कि भाई अगर इसमें कुछ अनक्लियर लिखा हुआ है, अब कोई मान लो क्लेम आया, LIC बोला भाई पैसे दे दो, ये बोलेगा भाई हमने तो ये बोला था, क्योंकि लीगल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने का हर किसी का अपना एक अलग वो होता है परसेप्शन। मैं एक चीज को इस हिसाब से पढ़ रहा हूँ, XYZ जो री इंश्योरेंस है वो इस हिसाब से पढ़ेगा, लीगल टर्म को पढ़ने का हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो इस तरह के रिस्क को बोलते हैं लीगल रिस्क। फॉर एग्जाम्पल मान लो, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपने रेंटल एग्रीमेंट बनाया, रेंटल एग्रीमेंट है ना, आपने बोला कि भाई 6 महीने तक मैं रहूंगा और उसके बाद मैं छोड़ के चला जाऊंगा, और यहाँ ये आपका ओनर है, आपके ओनर ने बोला ठीक है भाई, अभी स्टार्टिंग में अब 6 महीने कंप्लीट हो गए, अब आपका ये छोड़ के जा रहे हैं, तो ओनर बोला है भाई मेरे को आपने बोला था 6 महीने का पूरा पैसा देके जाऊंगा, मैंने तो ये समझा था। तो ये एग्रीमेंट, ये अब आप में और इसमें माता बच्ची हो गई, कि भाई मैं आपने बोला था 6 महीने का पैसा देना है, ये बोले 6 महीने के बाद तक का पैसा देना है, क्या करें हम? तो लीगली माता बच्ची हो गई। तो ये जो लीगल टर्म्स होती हैं ये बहुत एम्बिगुअस होती है, हर किसी का अपने खुद का पढ़ने का तरीका होता है। इस तरह के वजह से जो रिस्क होता है उसको लीगल रिस्क बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम रिस्क, दो कड़ी का रिस्क है, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन की गलती हो गई, भाई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का गलती मतलब कोई एक बंदा आया, उसकी एज है 19 साल, LIC के पास है, LIC ने बोला भाई री इंश्योरेंस कंपनी एक बंदा आ रहा है, अब जो बंदा बैठा होता ना उसने 19 की जगह 79 भेज दिया उसके पास, कि हाँ 79 साल का बंदा आ रहा है, आप कवर कर दोगे री इंश्योरेंस? पागल वागल है क्या,
79 मरने वाला है, इसको क्या रिस्क कवर करेंगे। था तो बंदा 19 साल का, यहाँ पे जो एडमिन बैठा है उसने गधे ने गलती कर दी, उस गधे की गलती के चक्कर में मेरा जो क्या बोलते हैं जो रिस्क कवर होना था वो रिस्क नहीं कवर हुआ। तो इस तरह की व्यवस्था जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, सिस्टम की गलती है, उसको बोलते हैं सिस्टम का रिस्क यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क। ठीक है। नेक्स्ट रेगुलेटरी रिस्क। भाई एडाई अपनी बहुत स्ट्रिक्ट है। एडाई बोलती है कि आप जो जैसे मैं लक्ष्मी चिट फंड जैसा री इंश्योरेंस ना होना चाहिए, वो काउंटर पार्ट वाला था। अब मान लो एडाई बोलती है कि मिनिमम बीबीबी रेटिंग चाहिए, अलग अलग रेटिंग्स बना रखी है, तो मिनिमम बीबीबी रेटिंग वाला ही री इंश्योरेंस होना चाहिए। तो एल आई सी बीबीबी जो है वो ज्यादा पैसा मांग रहा था, एल आई सी के बोला चलो सी के पास जाते हैं भाई, ये सस्ता पड़ेगा अपन को। अगर अपन ऐसा करेंगे तो यहाँ बैठा है एडाई, ये बोलेगा भाई क्या लगा रखा है, हमने एक रूल बनाई है ना, आपको आपको बोला है कि भाई बीबीबी होना चाहिए मिनिमम, आप सी के पास जा रहे हो रेटिंग में, बीबीबी रेटिंग है, ठीक है ये रेटिंग है, बीबीबी रेटिंग होनी चाहिए, आप सी रेटिंग के पास जा रहे हो, तो भाई हम आप पे लगा रहे 5 करोड़ का फाइन। तो इस तरह के जो रिस्क होते हैं कि रेगुलेटरी जो एडाई के गाइडलाइंस के पालन ना करने की वजह से जो रिस्क होते हैं उसको रेगुलेटरी रिस्क बोल देते हैं। ठीक, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। कॉस्ट रिस्क कि भाई एलआईसी ने पूरा के पूरा एज इट इज आगे ट्रांसफर कर दिया, मेरे पास खुद के पास ये एक बंदा है इसने एलआईसी को पैसा दिया, एलआईसी ने पूरा के पूरा आगे ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे पास खुद के पास कुछ नहीं पैसा बचा। तो इस तरह के रिस्क को बोलते हैं कॉस्ट रिस्क। काउंटर पार्ट रिस्क कि भाई फर्जी कंपनी निकली, ये लक्ष्मी चिट फंड निकला। लीगल रिस्क जो एग्रीमेंट बनाया उसमें भाषा ही समझ में नहीं आ रही, तो उस वजह से लीगल रिस्क। एडमिनिस्ट्रेटिव या सिस्टम रिस्क कि भाई उसको जो बंदा बैठा है इंश्योरेंस कंपनी में उसने गलत डेटा एंट्री कर दिया, गलत डेटा को इंटरप्रेट कर दिया, उसकी वजह से रिस्क जो होगा। रेगुलेटरी आईआरडीआई ने गाइडलाइन बनाई उसको फॉलो नहीं किया तो रिस्क होता है रेगुलेटरी रिस्क। इसी के साथ ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होता है, बस एक छोटा सा टॉपिक बचता है प्रोविजंस। तो देखो प्रोविजन क्या होता है, क्या होता है भाई, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो अपने रिस्क, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को देखो ईडाई ने कुछ प्रोविजंस बनाए, कुछ रूल्स बनाए, सेट ऑफ रूल्स। क्या बताया, मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है और ये री इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये कहता है ईडाई बोलता है भाई आपको ना एक री इंश्योरेंस प्लान पहले से बनाना पड़ेगा। री इंश्योरेंस प्लान आपको पहले से बनाना पड़ेगा। ठीक है, हर हर केस में आपको एक री इंश्योरेंस प्लान बनाना पड़ेगा कि मान लो आपने 1000 करोड़ में आप चाहते हो 40 करोड़ का री इंश्योरेंस हो जाए, तो 400 करोड़ का री इंश्योरेंस हो जाए, तो आपको ये पहले से एक री इंश्योरेंस प्लान बनाना पड़ेगा। पहली चीज, उस प्लान को आपको एक्चुअली से दिखाना पड़ेगा, चेक करवाओ भाई एक्चुअली को कि भाई सही है ना प्लान, ये सही है या नहीं है। वो प्लान आपको हर फाइनेंशियल ईयर यानी हर फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से 45 दिन पहले बताना पड़ेगा। तो क्या, पहले तो प्लान बनाओ कि हाँ भाई री इंश्योरेंस इतना कराएंगे इतना नहीं कराएंगे, वो एक्चुअली को दिखाओ। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से 45 दिन, ध्यान रखना 45 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा ईडाई को। ठीक है, मान लो अगर आप चाहते हो कि आपके पास 100 करोड़ का क्लेम आया, वो केस आया, और आप 100 के 100 करोड़ का पूरा आप री इंश्योरेंस को ट्रांसफर कर रहे हो एलआईसी के, तो इसके लिए भी आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी ईडाई से। ऐसे नहीं कर सकते आप कि पूरा का पूरा पैसा आप आगे ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक ये अपने पढ़ा दिया, ये बता दिया अपने, ये बता दिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई ऐसा भी होता है ना कि एलआईसी के पास आया, एलआईसी ने स्विस री इंश्योरेंस को से कवर करवा लिया अपना, इससे री इंश्योरेंस करवा लिया, तो ईडाई बोलेगा भाई ऐसा मत करो, जो भी तो ऐसे में क्या होगा, जो प्रीमियम का पैसा आएगा एलआईसी के पास, एलआईसी से बाहर चला जाएगा, तो वो ईडाई बोलता है कि मैक्सिमम प्रीमियम इंडिया में ही रहना चाहिए। आप भाई लोकल री इंश्योरेंस कंपनी देखो, गिबना जीआईसीआरई के पास जाओ, इससे करा लो मैक्सिमम, ज्यादा विदेश में अपना खुद का भारत का पैसा बाहर मत भेजो। नेक्स्ट, मिनिमम बीबीबी रेटिंग होनी चाहिए। बीबी जो भी री इंश्योरेंस कंपनी होगी उसकी मिनिमम रेटिंग बीबीबी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीबीबी, ये रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने लो रेटेड री इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हो, लो रेटेड री इंश्योरेंस कंपनी से डील कर रहे हो, तो ईडाई की अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई लो री इंश्योरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी मिनिमम बीबीबी रेटिंग होनी चाहिए, इससे अगर कम से बात कर रहे हो तो आपको ईडाई से बात करनी पड़ेगी, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा कि सर इसकी रेटिंग सी है पर हम करना चाहते हैं, तो ईडाई हाँ करेगा ना करेगा, जो करेगा वो ईडाई बताएगा। डन, खत्म करते हैं इस चैप्टर को जल्दी से न्यूमेरिकल्स के साथ। थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया बट ठीक है, काम ही आएगा आपके। अभी जो पढ़ा था रेगुलेटरी प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, तो देखो अभी मैंने बताया था
कि हर इंश्योरेंस कंपनी को पहले क्या बनाना पड़ेगा, री इंश्योरेंस का प्लान बनाना पड़ेगा, उसको एक्चुअली से दिखाना पड़ेगा, उसको 45 दिन पहले बताना पड़ेगा। तो पढ़ लो क्या क्या क्या। हाँ भाई प्लान बनाना पड़ेगा, हाँ भाई प्लान बनाना पड़ेगा। कोई प्रोग्राम नहीं होता, गलत है, पहले बनाना पड़ता है अपन को प्रोग्राम। मिनिमम बीबीबी रेटिंग होनी चाहिए, हाँ भाई बीबीबी रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 55 दिन पहले, 55 दिन थोड़ी 45 डेज पहले बताना पड़ता है। तो आंसर क्या हुआ भाई मेरा, पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द डैश। अब देखो काउंटर, जितना फर्जी, काउंटर पार्ट यानी फर्जी, जितना फर्जी वाला रिस्क कम होगा, जितना फर्जी वाला रिस्क कम होगा उतना मेरे री इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, उतना री इंश्योरेंस जो है वो री इंश्योरेंस कंपनी उतनी वैल्यूएबल मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, शुरू शुरू में जो खर्चा होता है, शुरू शुरू में कोई भी चीज का पॉलिसी का जो खर्चा होता है, इनिशियल प्रीमियम, उसके वजह से जो मेरे पे लोड आता है उसको बोलते हैं नया बिजनेस। नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एनबी, न्यू बिजनेस का स्ट्रेन। शुरू शुरू में जो, अगर मैं कोई नई पॉलिसी बेच रहा हूँ नए, ठीक है, तो उसके टाइम पे जो खर्चा होता है उस खर्चे को, उस जो लोड पड़ता है उसको बोलते हैं न्यू बिजनेस का स्ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल, इनमें से कौन सा है प्रोपोर्शनल वाला, मैंने बताया था कोटा शेयर और सरप्लस, ठीक है। तो कौन सा बचा इनमें से, कौन सा मेरा वो है, तो भाई सरप्लस है प्रोपोर्शनल का एग्जांपल, ठीक है। एक सेकंड ना, क्या मर गया क्या ये? हाँ ठीक है, तो सरप्लस हो गया एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई इनमें द ट्रीटी स्पेसिफाइज मैक्सिमम लेवल, कि हाँ भाई इस, ये मेरा मैक्सिमम लेवल रहेगा, इसके ऊपर जो कोटा शेयर वगैरह में परसेंटेज होता है, कोटा शेयर में स्टॉप लॉस। ये तो स्टॉप लॉस क्या होता है कि भाई अगर एक साल में जितना ज्यादा लॉस आ रहा है उसके ऊपर का लॉस जो भी होगा वो आप कवर करोगे, ये स्टॉप लॉस होता है। एक्सेस ऑफ लॉस, रिटेंशन के ऊपर का जो पैसा होता है उसको एक्सेस ऑफ लॉस बोलते हैं, एक्सओएल। तो इसको बोलते हैं सरप्लस, की एक मैक्सिमम लिमिट बना दी जाती है, स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये मैक्सिमम औकात है मेरी, इसके ऊपर का जो भी खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिस्क। अब देखो क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा गलत है। द प्रीमियम पेड, अब देखो जो भी पैसा दिया जाता है, सम एट रिस्क का फॉर्मूला, सम एट रिस्क बेसिकली सम इंश्योर माइनस आता है एक्यूमुलेटेड रिजर्व, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है भाई, पढ़ो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कोटा शेयर। कोटा शेयर क्या होता है, परसेंटेज के वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखो पहला क्या कह रहा है, इट इज नॉन प्रोपोर्शनल, नहीं भाई ये तो प्रोपोर्शनल होता है, कोटा शेयर और सरप्लस दोनों, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, कोटा शेयर में कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हाँ भाई 40 मेरा 60 40 कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है हर रिस्क का, हाँ ठीक है। कोटा शेयर के अंदर इंश्योरेंस स्पेसिफाई करते हैं परसेंटेज का, हाँ ठीक है भाई ये भी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, ठीक है, फैक्टर को अपन को देखना पड़ता है, कौन क्या बोलते हैं, लीगल रिस्क भी देखना पड़ता है अपन को री इंश्योरेंस लेने से पहले, सिस्टम रिस्क और रेगुलेटरी रिस्क, ये सारे रिस्क चेक करने पड़ते हैं अपन को, इंश्योरेंस को चेक करने पड़ते हैं ये सारे रिस्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैकल्टेटिव क्या होता है, फैकल्टेटिव भाई मेरी मर्जी, 5 में से 3 ले रहा हूँ, ये री इंश्योरेंस के हाथ में पावर है, ठीक है। तो देखो ये ऑब्लिगेटरी है, नहीं ये तो ऑप्शनल है। ऑब्लिगेटरी तो ट्रीटी है, कि ट्रीटी क्या होता है, ऑप्शनल नहीं, ऑब्लिगेटरी है कि ट्रीटी में तो लेना ही पड़ेगा, ट्रीटी के अंदर लेना ही पड़ेगा। वो ट्रीटी होता है ऑब्लिगेटरी, या फिर प्री डिसाइडेड या ऑटोमेटिक, वो होता है ट्रीटी। ये तो अपना ऑप्शनल है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें कॉस्ट और कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाँ भाई कॉम्प्लेक्स ये होता है कि 5 में से 3 ही ले रहा हूँ, तो कौन सा लेना है कौन सा लेना है, उसमें तो ऑटोमेटिकली आगे आ रहा है, यहाँ पे मेरे को देखना पड़ता है, ठीक है। हर कॉन्ट्रैक्ट को इंडिविजुअली चेक किया जाता है कि हाँ भाई ले नहीं ले, कितना रिस्क है, हाँ भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन रीजन, कि भैया मुझे किस वजह से री इंश्योरेंस चाहिए होता है, सब कुछ, कि भाई पैसा चलता रहे, डाइवर्सिफिकेशन हो, टेक्निकल असिस्टेंट, मतलब री इंश्योरेंस में अच्छे टेक्निकल लोग बैठे रहते हैं इसलिए वजह से, और लास्ट कि भाई हाई सम एश्योर्ड बड़े रिस्क आ जाए तो उसको कवरेज मैं, मतलब बड़े रिस्क को मैं ले सकूं और आगे क्यों ले सकूं, क्योंकि मेरे पास बैकअप रखा हुआ है इसलिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर अगर आपने ये भी पढ़ लिया ना तो आखिरी चैप्टर आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, पूछो प्लीज, कमेंट करो यार, बताया करो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, बताया करो प्लीज।